आज का नया टॉपिक क्या है, कैपेसिटर है। आज हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैपेसिटर क्या होता है और उससे रिलेटेड एनालिसिस करेंगे कैपेसिटर का, ठीक है। तो टुडेज टॉपिक इज कैपेसिटर। आज का क्या टॉपिक है, कैपेसिटर, कैपेसिटर, ठीक है। क्या है आज का टॉपिक, कैपेसिटर। अब साहब ये कैपेसिटर होता क्या है, देखिए बेटा, कैपेसिटर जो है ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। क्या है ये, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इसका काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज, इट इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। और जब चार्ज होगा तो उसके बाद क्या होगा, इसके पास एक एनर्जी भी होगी। क्या होगी, एनर्जी भी, चार्ज, और हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत बेटा? तो कैपेसिटर का काम क्या होता है, चार्ज को स्टोर करना या एनर्जी को स्टोर करना, कुछ भी बोल सकते हैं। चार्ज की वजह से ही एनर्जी इंड्यूस्ड होगी। अब आपके कोर्स में अप टू 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रही है। किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रही है। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, एक प्लेट ये होती है, ठीक है बेटा, और एक प्लेट ये होती है, ठीक। अब होता क्या है, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है। जब हम इसको पोटेंशियल से लगाते हैं किसी, ठीक है, बैटरी से लगाएंगे तो इसके बीच में पॉजिटिव चार्ज Q डेवलप होगा, इसके बीच में नेगेटिव चार्ज -Q डेवलप होगा इस प्लेट पर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि अगर इसके पास +Q है और इसका एरिया A है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो गई और इसकी क्या हो गई, -सिग्मा हो गई। तो इसके बीचों बीच जो फील्ड निकल कर आएगा वो कितना निकल के आता था, σ/ε0। यही तो फील्ड निकल के आता था। अरे इसकी वजह से कहाँ इधर, इसकी वजह से कहाँ इधर, ये कितना हुआ σ/2ε, ये कितना हुआ σ/2ε, दोनों को जोड़ेंगे तो σ/ε0 आ गया। अब ये क्या हो गया, ये फील्ड हो गया। इसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट होगा बेटा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत बताइए। अब क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, अब इन प्लेट्स को मैं डायग्राम में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। तो बेटा इस वाली प्लेट पे क्या चार्ज है, +Q, और इस वाली पे -Q, और जो फील्ड है वो प्लस से माइनस की तरफ होगा, वो होगा σ/ε0। और सिग्मा की वैल्यू क्या है, Q/एरिया, ठीक है बेटा। Q मतलब स्मॉल q ले लेते हैं यहाँ पे, जब स्मॉल q लिया है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, इतना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। अब कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। मतलब मैं जितना ज़्यादा इसको पोटेंशियल दूंगा इन प्लेट्स को, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से V वोल्ट दे रहा हूँ मैं, तो उतना ज़्यादा इस पर क्या होगा, चार्ज एक्यूमुलेट होगा। समझ में आ रही है बेटा। अब जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, Q = C/V आ जाएगा। अब ये जो C होता है ये किसकी वैल्यू होती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस होता है। इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। और इसकी यूनिट होती है फैराड में। किसमें होती है, फैराड में। ऐसा यूनिट फैराड में होती है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, Q = CB। कोई दिक्कत। अब आपने कहा है सर इसका पर्पस या इसका जो एम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करना होता है। यही तो बताया मैंने बेटा, बताओ, ठीक है। अब कैसे ये स्टोर कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है फील्ड लाइंस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, फील्ड लाइंस के फॉर्म में। तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो कहाँ होगी, कैपेसिटर के बीचों बीच होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में, ठीक है। अब वो जो एनर्जी होगी बेटा उस एनर्जी को हम ½ Q/V से दिखा देंगे, ठीक है, ½ Q/V। और Q क्या होता है, CV होता है। जब Q की जगह CV रख दिया तो क्या बन गया, ½ CV² बन गया। कोई दिक्कत बेटा। और अगर मैं V की जगह Q/C रख दूं
तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, क्यू स्क्वायर बाई 2c बोल सकते हैं। तो जो एनर्जी बन गई बेटा यहाँ पे, जो एनर्जी मतलब कैपेसिटर के बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसका फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, क्यू वी अपॉन 2 या हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये बात पढ़ी आज। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं ब्रीफली इंट्रोडक्टरी आइडिया दे रहा हूँ, ये कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, मैं सब बता चुका हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि दो प्लेट्स के बीच में एक पे अगर प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है या प्लस क्यू और माइनस क्यू है, उसके बीच में एक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी, उसके रीजन में उसके बीचों बीच क्या होगी, फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी, जिसकी वजह से एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर होगा। और वो जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा। ठीक है, अब जो चार्ज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज के। जब हम इसको हटाएंगे क्यू इक्वल्स टू सी वी हो गया। ठीक है बेटा, एक फॉर्मूला ये हो गया, और मैंने आपको बता दिया ये फील्ड की वैल्यू हो गई। एनी प्रॉब्लम बेटा, बता दो बताओ, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं, इसकी किसकी निकालते हैं, एनर्जी डेंसिटी। अब बेटा एनर्जी डेंसिटी के लिए ठीक है, एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं हम लोग। ठीक है अब आपने पढ़ाया सर एनर्जी होता है हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है सर, आपने एनर्जी पढ़ाया हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2c या क्यू वी बाई 2, यही तो पढ़ाया बेटा मैंने पढ़ाया सी वी स्क्वायर बाई 2, क्यू स्क्वायर बाई 2c या क्यू वी बाई, ये हो गया। अब एक बार बताओ बेटा, मुझे सब छोड़िए, यहाँ से सिग्मा इंटू ए क्यू की वैल्यू हो गई है ना, सिग्मा इंटू ए क्यू की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये वो ई है बेटा, याद रखना वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है, एनर्जी। इसको डैश से दिखा देता हूँ एनर्जी को। ठीक है, अब मैंने देखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट। एनी प्रॉब्लम बेटा, बोलो बेटा। अब यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ गई, इसको स्मॉल q ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जब स्मॉल q लिया है तो Q बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत बेटा, बता दो, सिंपल, बता दो बेटा। ठीक, चलिए अब यहाँ से इस वैल्यू को मैंने कहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ से E डैश बराबर ई स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन 2c, क्या हो गया, c। और c की वैल्यू क्या होती है, c की वैल्यू क्या होती है बेटा, c की वैल्यू होती है a एप्सिलॉन नॉट बाई d, ये होती है। अब आप कहोगे साहब ये वैल्यू कहाँ से आ गई, ये जो कैपेसिटेंस होता है बेटा, ये c की वैल्यू निकल के आती है a एप्सिलॉन नॉट बाई d। अब ये निकल के कैसे आई, इसको मैं बता देता हूँ आपको। अब ये बताओ बेटा Q इक्वल्स टू आपने क्या निकाला, CV निकाला, Q इक्वल्स टू CV निकाला है, बताओ बेटा। अब Q की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, सिग्मा इंटू ए हो गई, क्या हो गई, सिग्मा इंटू ए बराबर C इंटू वी। ठीक है, बताओ। और हमने एक चीज पढ़ा है, जो V होता है, V बराबर क्या होता है, dV बाई डी आर इक्वल्स टू ई होता है। तो जो V अपॉन D हो गया, D मतलब इसके बीच का सेपरेशन मान लिया, क्या मान लिया, ये D मान लिया, और इसका एरिया ऑफ प्लेट क्या मान लिया, A मान लिया। समझ में आ रहा है, जब एरिया ऑफ प्लेट A है और सेपरेशन D है, तो V बाई डी बराबर ये हो गया E इक्वल्स टू dV बाई डी आर से, उस रिलेशन से ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन को मैंने यहाँ कहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया। अरे V की वैल्यू क्या हो गई, E इंटू डी हो गई ना। अब इस रिलेशन को मैंने कहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया। जब मैंने इस रिलेशन को यहाँ पुट कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास क्या निकल के आ गया बेटा, मेरे पास निकल के आ गया, यहाँ बता देता हूँ क्या निकल के आ गया, सिग्मा इंटू ए इक्वल्स टू सी इंटू ई इंटू डी। कोई दिक्कत बेटा। और सिग्मा क्या था, सिग्मा की वैल्यू क्या थी, मैंने बताया था सिग्मा क्या था, ई इंटू एप्सिलॉन। सिग्मा क्या है, ई इंटू एप्सिलॉन। तो यहाँ पे E इंटू एप्सिलॉन इंटू एरिया इक्वल्स टू सी ई इंटू डी, बता दो। अब बेटा इस E से ये E कट गया,
तो यहां से C की वैल्यू क्या निकल आई, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इस तरीके से कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल आती है जो मैंने यहां लिखी है, ठीक है। तो बेटा जो कैपेसिटेंस होता है वो एरिया ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड वो उनके बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करता है, और तीसरा उसके मीडियम पे, जो इसके बीच में मीडियम होता है, अभी क्या है, एयर है। अगर मैं इसको कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दूंगा तो इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत बेटा, इसको हम बाद में करेंगे। इतना समझ में आ गया। अब इस C को, अब यहां पे हमें क्या रखना था, 2C। अब 2C की जगह A एप्सिलॉन नॉट बाई डी रख दिया मैंने, यहां D पहुंच गया बेटा। अब A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन, एक पावर कट गई, बता दो बेटा। तो यहां से E डैश बराबर क्या आ गया, E स्क्वायर अपॉन 2 एरिया है ना, इंटू डी इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया इंटू सेपरेशन, मतलब ये एरिया इंटू ये दूरी क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया। अरे एरिया, इस प्लेट का एरिया ये है A, और ये क्या सेपरेशन D, तो ये क्या बन गया, इसका वॉल्यूम बन गया, नहीं बन गया, तो ये क्या बन गया, वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो यहां से बेटा, ठीक है, यहां से यहां से क्या आ गया, यहां से ये निकल आया कि जो एनर्जी डेंसिटी E डैश है अपॉन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बन गया बेटा, ये टर्म क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया। समझ में आ रहा है, एरिया इंटू डी क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया। तो E डैश अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। इसी को हम क्या नाम देते हैं, एनर्जी डेंसिटी। क्या नाम देते हैं बेटा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। क्या नाम देते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो हम इसको ED, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर बोल देंगे, जिसका फॉर्मूला हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। अब एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कोई दिक्कत बेटा, समझ में आ गया। तो अभी मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बता दिया। जो कैपेसिटर होता है, एक बार और बता देता हूँ, कैपेसिटर जो होता है वो आपका दो प्लेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। एक पे प्लस सिग्मा चार्ज होता है, दूसरे पे माइनस सिग्मा या प्लस क्यू या माइनस क्यू चार्ज होता है, ठीक है। उसके अलावा बेटा जो फील्ड लाइंस होती हैं वो प्लस वाली प्लेट से माइनस वाली की तरफ होंगी, ठीक है। और जो फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, गॉस थ्योरम से मैंने बता चुका हूं पहले, ठीक है। जिसके बाद हमने पूरा एनालिसिस किया कि एनालिसिस करने के बाद आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू भी निकाल के दिखा दी मैंने। देन आफ्टर मैंने एनर्जी डेंसिटी का भी फॉर्मूला बता दिया। और ये जो फॉर्मूले हैं ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के फॉर्मूले हैं। चाहे आप इसको लगाइए, चाहे आप इसको लगाइए, चाहे आप इसको लगाइए, कोई दिक्कत, बता दो बेटा, एनी प्रॉब्लम। चलिए इसको लिख लीजिए, ठीक है बेटा। अब हम लोग कैपेसिटर में आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब जो टॉपिक है मेरा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कोई दिक्कत बेटा। अब दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में एक कैपेसिटर मान लीजिए ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है। दोनों को मतलब इस प्लेट का जो पहला एंड है और इस प्लेट का जो दूसरा एंड है, मतलब ये पहला कैपेसिटर है, इसका एक एंड और उसका दूसरा एंड, दोनों कॉमन लिंक से जुड़े हुए हों, ठीक है। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन हो गया वो क्या हो गया, सीरीज हो गया। मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है। अब मुझे इन दोनों का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाना है, मतलब मैं ये दोनों लगा के एक कैपेसिटर लगाना चाहता हूं, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो मैंने आपको बता दिया। अब एक बताओ, सीरीज में किसमें बेटा, सीरीज में करंट सेम रहता है, करंट सेम रहेगा तो चार्ज सेम रहेगा, तो सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम रहेगा। बताओ बेटा, इसका मतलब जो इस पे चार्ज है वही इस पे चार्ज होगा। अगर इस पे प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू होगा, तो इस पे प्लस क्यू होगा, इस पे माइनस क्यू होगा। अब इस पे कुछ ना कुछ वोल्टेज डिवाइड हो रहा होगा बेटा। ये मान लीजिए V वोल्टेज है, इस पे बैटरी से मिल रहा है,
तो कुछ वोल्टेज इस पे जा रहा होगा, कुछ वोल्टेज इस पर जा रहा होगा, है ना। सीरीज में वोल्टेज क्या रहता है, डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है बेटा, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड रहता है, मतलब वोल्टेज जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब डिवाइड होगा। ठीक है बेटा। अब मुझे ये बताइए V इक्वल्स टू क्या होता है, V1 प्लस V2 होता है। ये टोटल V जो होगा वो कुछ V1 इसमें चला जाएगा, कुछ V2 इसमें चला जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए मुझे इन दोनों को किससे रिप्लेस करना है, इन दोनों को मुझे रिप्लेस करना है एक कैपेसिटर से। तो उसको मान लो, उसका कैपेसिटेंस में क्या मान लेता हूं, C मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, C मान लेता हूं। ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ, बैटरी तो सेम लगाएंगे, चार्ज भी इस पर सेम होगा। ठीक है बेटा, बोलो। अब मुझे बताओ, ये सिस्टम और ये सिस्टम क्या होंगे, दोनों इक्विवेलेंट होंगे। अरे जब मैं इन दोनों को रिप्लेस कर रहा हूँ एक कैपेसिटर से, तो ये और ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, एक दूसरे की तरह सेम काम करेंगे। तो मुझे ये बताइए, यहाँ से V की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से V की वैल्यू हो गई Q इक्वल्स टू CV के हिसाब से क्या हो गई V, तो यहाँ से V आ गया QYC। कोई दिक्कत, बता दो बेटा। तो ये बन गया QYC, कोई दिक्कत। तो ये V की जगह क्या आ गया, QYC आ गया। एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे वोल्टेज क्या है, इतना। C1 क्या है, कैपेसिटेंस। यहाँ पे C2 है, यहाँ V2 वोल्टेज है। तो यहाँ पे जो चार्ज क्या है, Q इक्वल्स टू CV लगाएंगे, तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन C1 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, Q अपॉन C1, ऐसे ही वहाँ पे आ गई Q अपॉन C2। अब ये Q कैंसिल हो गया, तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। तो बेटा यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो C इक्विवेलेंट होगा, क्या होगा, C इक्विवेलेंट, वो दो कैपेसिटर के लिए C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 निकल आएगा। अरे दो के लिए लगाएंगे तो यही निकल के आएगा, और दो से ज़्यादा है तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 सो ऑन इस तरीके से चलेगा। तो एक तरीके का ये मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया इसका। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत। अब आपको याद रखने वाली बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात यह है, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो हर कैपेसिटर पे जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो क्या रहेगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा। समझ में आया। और क्या डिवाइड होगा, पोटेंशियल डिवाइड होता है बेटा। समझ में आ गया। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब अगला एनालिसिस किसका करेंगे हम, पैरेलल का। ठीक है, जब तक आप इसको लिख लो। ठीक है बेटा। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, तो बेटा सेकंड कॉम्बिनेशन क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या हो गया बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटर ये है बेटा, ठीक है, और दूसरा कैपेसिटर ये है। अब दोनों कैपेसिटर में एक प्लेट इसकी ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई, तो पहली वाली प्लेट दूसरी वाली प्लेट से लिंक में है डायरेक्ट। अरे ये इसके साथ कॉमन पोटेंशियल पे है, ये भी कॉमन पोटेंशियल पे, ठीक है। अब इसको एक बैटरी से लगा दिया हमने, ये मान लीजिए बैटरी V है, कोई दिक्कत बेटा, ये बैटरी V हो गई। अब इसका कैपेसिटेंस C1 मान लो, इसका C2 मान लो, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों किसमें, पैरेलल में है, ये दोनों किसमें है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब है इसका एक एंड इससे कनेक्ट है, इसका एक एंड इससे, मतलब दोनों टर्मिनल आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, इसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। अब ये चूंकि ये पैरेलल में है, बैटरी के साथ भी ये पैरेलल में, देखो बैटरी के साथ भी पैरेलल में, तो इसका मतलब यहाँ जो पोटेंशियल है यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल रहेगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम रहेगा। तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है बेटा, पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है हर ब्रांच में, ठीक है। पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या यहाँ पे चार्ज सेम रहेगा, नहीं। इस वाले पे Q1 चार्ज होगा, इस वाले पे Q2 चार्ज होगा, ठीक है। अब नेट चार्ज कहाँ से आ रहा होगा, Q यहाँ से आ रहा होगा बेटा। तो यहाँ क्या इक्वेशन लगेगी, Q बराबर Q1 प्लस Q2, ठीक है। अब इस पूरे को मुझे किससे रिप्लेस करना है, एक कैपेसिटर से। इन दोनों का एक ही तो बनाना है मुझे बेटा,
इन दोनों का क्या बनाना है मुझे, एक कैपेसिटर बनाना है। वो मान लीजिए मैंने ये ले लिया, जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या मान ली, C मान ली मैंने। वोल्टेज क्या है इसका, V है। चार्ज क्या है इस पर, Q आ रहा होगा। जब यहाँ से Q निकल रहा है तो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ आ रहा है, Q यहाँ आ रहा है। एनी प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। अब मुझे बताओ Q cos 2 क्या होता है, CV होता है। तो Q बराबर C इंटू वी, यहाँ क्या हो गया C1 इंटू वी प्लस C इंटू V2। क्या कॉमन ले लेंगे, C कॉमन लेके काट देंगे, सॉरी वोल्टेज लेके, वोल्टेज होगा ना C2 इंटू V2, ठीक है। वोल्टेज कॉमन लेके काट देंगे तो C बराबर क्या आ गया, C1 प्लस C2 आ गया। तो यहाँ पे अगर आपको पैरेलल में क्या निकालना है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर निकालना है, तो आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, सिंपल एडिशन हो जाता है। अब दो से ज़्यादा कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, C इक्वलेंट इन पैरेलल इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 सो ऑन। कोई दिक्कत बेटा है। अब इसमें सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ क्या है बेटा, सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ ये है, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन लगेगा तो आपको पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। चार्ज का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब हर कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, अलग अलग वैल्यू का होगा, ठीक है। पर एक चीज़ याद रखनी है बेटा, यहाँ पे भी कोई कैपेसिटर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ कोई कैपेसिटर लग गया इन दोनों के बीच में, बीच से पहले, तो क्या हो गया, वो चार्ज कुछ ले जाएगा। चार्ज कुछ ले जाएगा तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो उसके पास रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। तो सेम एज इट इज पोटेंशियल नहीं रहेगा उसके पास, कुछ पोटेंशियल वो उसको दे देगा, उसके बाद जो बचेगा वो पोटेंशियल इन दोनों पे जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ से आपने बेटा दो फॉर्मूले पढ़ लिए, एक सीरीज का पढ़ लिया। तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, दो के लिए C1 अपॉन C1 प्लस C2, और पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, C1 प्लस C2। कोई दिक्कत बेटा, बता दो। हाँ, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बता दी, तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं किस पर, हम आगे बढ़ते हैं कैपेसिटर के एनालिसिस पर। अब एक और बताइए सर, आपने हमको बताया था कि जब इसका एरिया A है और सेपरेशन क्या है, D है, ठीक है बेटा, और यहाँ क्या है, एयर है। क्या है, एयर मतलब वैक्यूम है, ठीक है। तो आपने बोला था सर कैपेसिटेंस होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। कोई दिक्कत। अगर मैं इसी कैपेसिटर को बेटा में किसी मीडियम से डाल दूं, मतलब इसके अंदर कोई मीडियम डाल दिया, तो क्या चीज़ चेंज होगी फॉर्मूले में, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन ऑफ मीडियम आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो अब जो कैपेसिटेंस हो गया वो C डैश मान लिया, तो C डैश बराबर एरिया एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, ये कोई मीडियम है बेटा, अरे बोलो, अपॉन D आ गया, बाकी सारी ज्योमेट्री तो सेम रहेगी ना। अब मैंने आपको पढ़ाया था एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू K होता था, तो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बराबर K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन। बता दो, एनी प्रॉब्लम। अब इस वैल्यू को मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो C डैश बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू K हो गया। और ये चीज़ क्या हो गई, ये चीज़ हो गई ओरिजिनल कैपेसिटेंस हो गई। तो यहाँ से बेटा जो C डैश की वैल्यू आ गई वो आ गई C नॉट बाई C नॉट इंटू K। मतलब अगर मैं पूरे मीडियम को, पूरे कैपेसिटर को किसी मीडियम से डाल दूंगा और जिसकी डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू K है, तो उसका कैपेसिटेंस बाद में C नॉट टाइम्स ऑफ K हो जाएगा। मतलब समझ में आ गया, जो पहले था उससे कितना हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, ये मान लीजिए मैंने 5 माइक्रोन फराड मैंने वैल्यू दे रखी है किसी कैपेसिटर की इन एयर। मैंने कहा इसके अंदर मैंने एक मीडियम डाला, ठीक है, मीडियम इंसर्ट किया पूरे कैपेसिटर के अंदर, ठीक है, जिसकी वैल्यू K बराबर 5 है। तो बता दो अब नए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, तो कितनी हो जाएगी, C नॉट इंटू K, मतलब 5 इंटू 5 कितनी हो गई, 25 माइक्रोन फेरेड। समझ में आ गया। तो C नॉट टाइम्स ऑफ K हो जाती है वैल्यू, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलो जब तक आप इसको लेकर फिर आगे बढ़ाते हैं। अब हम आगे कैपेसिटेंस के बारे में और कुछ बातें पढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, जब हम किसी कैपेसिटर को
फुली किसी मीडियम से इंसर्ट कर देते हैं के डाइलेक्ट्रिक को, तो वो क्या हो जाता है, सी नॉट टाइम्स ऑफ के हो जाता है। यही तो पढ़ाया था मैंने अभी ये पढ़ाया था। अगर ये मान लीजिए सी नॉट वैल्यू है, अगर मैं इसमें क्या डाल दिया, एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया किसका, के वैल्यू का, तो अब जो इसका सी डैश हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नॉट टाइम्स ऑफ के हो जाएगा। ठीक है, यही तो पढ़ाया था। क्या बेटा ये हमेशा सी नॉट टाइम्स ऑफ के ही होगा? हाँ हमेशा होगा, अगर इसको पूरी तरीके से फिल किया है। अगर मैंने इसको फिल पूरी तरीके से ना करके इसको मैं पार्शियली फिलिंग कर रहा हूं, मतलब इसको मैंने टी लेंथ पर, किस पर, टी लेंथ पर, मतलब इसके टी लेंथ पर मैंने एक मीडियम डाला, क्या डाला, मीडियम डाला, जिसका डाइलेक्ट्रिक क्या है, के है। इसका मतलब सर इसमें दो कैपेसिटर बचे, एक तो ये रीजन बचा सर, अरे बोलो बेटा, एक तो ये रीजन बचा और दूसरा रीजन क्या हो गया, मीडियम वाला रीजन हो गया। आ रहा समझ में? अरे सर एक तो मीडियम हवा वाला हो गया, एयर वाला, और दूसरा मीडियम कौन सा हो गया सर, जो आपने मीडियम इंसर्ट किया है के डाइलेक्ट्रिक वाला। यही तो बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब सर यहाँ पे मुझे सी निकालना है। क्या सी सेम रहेगा? नहीं, सी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो सी बन गए उस तरीके के बन गए। अगर ये टी लेंथ पर, ये टोटल लेंथ क्या बेटा, डी है, टी लेंथ पर क्या आ गया, मान लीजिए टी लेंथ है, इस टी लेंथ पे क्या आ गया, मीडियम आ गया, आ गया, अरे बोलो ना, इस टी लेंथ पर क्या आ गया, ये बेटा टी लेंथ पे क्या आ गया, मीडियम आ गया। तो ये बचा हुआ जो लेंथ है ये क्या है, डी माइनस टी, ये डी माइनस टी है ना। अब इस डी माइनस टी लेंथ पर क्या है, एयर है, क्या है, एयर, और इसमें क्या है, ये मीडियम। अब इसमें मुझे आपको इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना है। अब ये दोनों कैपेसिटर, दो कैपेसिटर बन गए, एक बन गया एयर वाला और एक बन गया मीडियम वाला। कोई दिक्कत बेटा, बता दो। अब जब दोनों अलग अलग मीडियम वाले बन गए और ये दोनों किस में, सीरीज में, तो इसका जो नेट इक्विवेलेंट हो गया वो हो जाएगा, कैपेसिटर इसका C1 मान लेता हूं और इसका C2 मान लेता हूं। कोई दिक्कत बेटा, बता दो। तो C इक्विवेलेंट बराबर हो गया C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब C1 निकालते हैं। C1 क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब D कितना हो गया इसका, D बाई डी माइनस टी हो गया, है ना। कोई दिक्कत बेटा, इंटू A एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, और A एप्सिलॉन ऑफ मीडियम आएगा। A एप्सिलॉन ऑफ मीडियम क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू के अपॉन टी। एनी प्रॉब्लम? अब इन दोनों को जोड़ के लिख दो, A एप्सिलॉन अपॉन डी माइनस टी प्लस A एप्सिलॉन नॉट के अपॉन टी। एनी प्रॉब्लम? बोलो बेटा, बता दो। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो C इक्विवेलेंट बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ठीक है, इंटू के अपॉन टी इंटू डी माइनस टी, और ये बन गया स्क्वायर, है ना, दो है ना एप्सिलॉन नॉट, ये स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा, बोल दो। ये वन ले लेते हैं इसको। अब ये बन गया यहाँ से A एप्सिलॉन नॉट बाई, मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बोलो, 1 अपॉन डी माइनस टी प्लस के बाई टी। एनी प्रॉब्लम? बोलो। इससे बेटा ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बनेगा C इक्विवेलेंट बराबर A एप्सिलॉन नॉट, एनी प्रॉब्लम, इंटू के अपॉन टी डी माइनस टी अपॉन, ठीक है, इसको ले लिया इधर t प्लस के, एलसीएम लेके ये सॉल्व कर लिया, t इंटू डी माइनस टी। एनी प्रॉब्लम बेटा, देख लो यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ये टर्म बेटा कैंसिल हो गए, ये टर्म कैंसिल हो गए। जब ये टर्म कैंसिल हो गए तो लास्ट में क्या बचा, लास्ट में सर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन के टी प्लस के डी माइनस टी। एनी प्रॉब्लम बेटा, बोल दो। अब बेटा इस के को डिवाइड कर दो नीचे लाके, कर दो। जब मैंने इस के को डिवाइड कर दिया नीचे लाके तो ये बनेगा A एप्सिलॉन नॉट, एनी प्रॉब्लम बेटा, अरे बोल दो, टी बाई डी प्लस डी माइनस टी। कोई दिक्कत बेटा,
टी बाई के, सॉरी टी बाई के, है ना। जब मैं इसको नीचे लाऊंगा तो टी बाई के बन जाएगा, के से के इधर कैंसिल हो जाएगा, ये दिक्कत बोल दो बेटा, एनी प्रॉब्लम, श्योर। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, क्या करते हैं, रीअरेंज। तो ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, एनी प्रॉब्लम। तो ये आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या ले लिया, माइनस टी कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1 माइनस 1 बाई के। कोई दिक्कत बेटा, बता दो, बोलो बेटा, क्लियर, अरे बता दो, सही। अब मैंने, अब ये क्या बना रहा है, हम सी इक्विवेलेंट ही तो बता रहे, तो सी इक्विवेलेंट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, अब डी कॉमन ले लिया इसमें से पूरे से, तो ये 1 आ गया, माइनस यहाँ तो डी है नहीं तो टी बाई डी बन जाएगा, इंटू 1 माइनस 1 बाई के, ये फॉर्मूला आ गया। अब ये बताओ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या था शुरुआत में, सी था, मतलब सी नॉट था। अरे सी नॉट क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी था। तो यहां से बेटा मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला निकल के आ गया, सी इक्विवेलेंट बराबर सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी 1 माइनस 1 बाई के। इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे पार्शियल फिलिंग, ठीक है। जब भी पार्शियल फिलिंग होगी किसी कैपेसिटर के बीच में, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो सी नॉट अपॉन 1 माइनस डी बाई टी बाई डी 1 माइनस 1 बाई के, समझ में आ गया बेटा। चलिए इसको लिखिए आगे और फिर मैं बताता हूं, ठीक है बेटा। तो हमारा क्या एक्सप्रेशन निकला है, हमारा एक्सप्रेशन निकला है सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी बाई डी 1 माइनस 1 बाई के। ये आपका पार्शियल फिलिंग ऑफ द कैपेसिटर हो रहा है, ठीक है। अगर कैपेसिटर ये है और अगर आपने टी लेंथ पर, इसकी टी लेंथ पर, ये क्या है, ये टी लेंथ है, इस टी लेंथ पर आपने, ये डी लेंथ है, टी लेंथ में अगर आपने के वैल्यू का कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो उसका जो कैपेसिटर है, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है 1 अपॉन टी 1 माइनस टी अपॉन डी ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई के टाइम्स हो जाती है। कोई दिक्कत। अब एक बार बताओ बेटा, खुद सोचो, खुद दिमाग लगाइए, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या जब इस टी की वैल्यू डी के बराबर हो जाएगी, मतलब तो ये पूरा मीडियम कहाँ फैल जाएगा, पूरे में फैल जाएगा। तो वैन सुनो, वैन टी बराबर डी हो गया तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी नॉट टाइम्स ऑफ के ही तो हो जाती है। अब इस फॉर्मूले में टी और डी के बराबर रख के देखिए, टी को डी के बराबर रख के देखिए क्या वही फॉर्मूला आ रहा है, देखते हैं। तो सी बराबर सी नॉट अपॉन 1 माइनस डी अपॉन डी हो गया, इंटू 1 माइनस 1 बाई के, ये तो कैंसिल हो गया। तो ये सॉल्व करके आ गया सी नॉट अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई के, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बन गया, सी नॉट टाइम्स ऑफ के बन गया। देखो सेम निकल के आ गया। इसका मतलब सर ये फॉर्मूला मेरा पूरे के लिए भी लगेगा, पार्शियल के लिए भी लगेगा, कोई दिक्कत बेटा। पर एक चीज याद रखनी है, आपको जब भी मीडियम इंसर्ट कराना है तो टी लेंथ पे तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा उसके पूरे एरिया पर होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने फॉर्मूला लगा दिया और ये कहां तक भरा हुआ है, यहां तक ही भरा हुआ है, ऊपर का क्या रह गया, खाली रह गया, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। समझ में आ गई। तो जो भी आपको फिलिंग करनी है, कहां तक करनी है, पूरे अप टू पूरी प्लेट के ऊपर तक करनी है, जहां तक ये प्लेट है। समझ में आ गया, ये चीज आपको याद रहेगी, बोलो बेटा। तो ये सारी चीजें मैंने आज आपको एनालिसिस बता दिया, और बाकी जो इसमें थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।